गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नियोजन और विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लानिंग होती क्या है, नियोजन का आशय क्या है। नियोजन है कि किसी भी कार्य करने के लिए हम जो पूर्व तैयारी करते हैं बच्चों, वही नियोजन है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। उपलब्ध संसाधनों के सर्वश्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना ही हमारा नियोजन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने सबसे विकट चुनौती क्या थी, ये हमने पढ़ा है पहले भी, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि अपना आर्थिक विकास करना। तो आर्थिक विकास ऐसा करना जिसमें हमारे समूचे समाज का विकास हो, एक समान विकास हो, किसी भी एक तबके के लिए कोई भी चीज़ विकास में ना चली जाए। तो संपूर्ण समाज का विकास ही हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए। तो ये एक समस्या थी और ये एक मोटिव भी था कि हम आर्थिक विकास करेंगे और सभी को साथ लेकर करेंगे। तो भारत की ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए और अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नियोजन की ज़रूरत को महसूस की। तो नियोजन जो हुआ बच्चों, उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से यूज़ करना और उनको यूज़ करके अपना विकास करना, यही नियोजन था। ठीक है, मे भी आपको नियोजन समझ आ गया होगा। तो नियोजन के माध्यम से हम क्या कर सकते थे? उत्पादन में वृद्धि के हेतु हमने नियोजन को अपनाया, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी इसलिए हमने नियोजन को अपनाया, और आर्थिक स्थिति के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर रहेगी, वो भी बढ़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमने नियोजन को अपनाया था। इसके बाद हम कुछ और बिंदुओं को ध्यान में देते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात से सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ जो होगा वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही होना चाहिए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी हमारे विद्वान जो थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उन सब ने एक सहमति बनाई कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो भारत के विकास के लिए हम विकास का अर्थ क्या रखेंगे कि उसकी आर्थिक समृद्धि हो और आर्थिक सामाजिक न्याय हो। तो इन दो चीज़ों पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब इन दो वर्ड को समझ लेते हैं बच्चों कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय में लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। तो इसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक सामाजिक न्याय, जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है कि समाज में आर्थिक व सामाजिक आधार पर समानता को स्थापित करना। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था और इन्हीं चीज़ों को लेकर हमें अपने देश का भी विकास करना था। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और आर्थिक सामाजिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी। इसका मतलब है कि हमें आर्थिक विकास करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम एक किसी व्यक्ति विशेष का ही आर्थिक सामाजिक न्याय करें या उसका ही विकास करें, उसी को ही न्याय मिले। तो हमें एक इस तरह की योजना बनानी पड़ेगी जिसमें समूचे समाज का विकास हो। और ये कब हो पाएगा? जब सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करेगी, सरकार की इसके अंदर मुख्य भूमिका होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी के वक्त विकास का जो पैमाना था पश्चिमी देशों को माना जाता था। ये हम जानते ही हैं क्योंकि पश्चिमी देश जो थे विकसित देश थे। तो आधुनिक जो विकास करने का जो पैमाना था, जो क्राइटेरिया था, वो पश्चिमी देशों की तर्जों पर ही भारत को भी सोचना था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी उद्योग देशों की तरह होना, कि हमारे जो वेस्टर्न देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, ये सब देश थे, उन्हीं की तरह हमें भी अपने को आगे बढ़ाना था। तो इसी तरह से प्लानिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, प्लानिंग के अंदर हम अपना विकास क्या करेंगे, किस तरह की नीतियों को हम अपनाएंगे, ये हमें सोचना था। तो विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल था जो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, और दूसरा जो था वो समाजवादी मॉडल था। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उदारवादी पूंजीवादी मॉडल क्या होता है। उदारवादी पूंजीवादी क्या होती है बच्चों? जो उदारवादी होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है।
इस व्यवस्था के अंदर स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट कोई भी एक व्यक्ति इसका अधिकारी होगा और उसी के अंडर ये काम करेंगे। इसमें राज्य की भूमिका बहुत कम होती है। ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारा समाजवादी मॉडल था उसमें क्या था, उसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। समानता पर जोर दिया जाता था और राज्य की मुख्य भूमिका होती थी जिससे कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता था। अब एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों इसके अंदर कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं और निजी क्षेत्र क्या होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, उन औद्योगिक इकाइयों के समूह को कहते हैं जिनका नियंत्रण और स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, जिनका नियंत्रण और स्वामित्व, नियंत्रण व्यवस्था और स्वामित्व किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में होती है, वो निजी क्षेत्र कहलाता है, जो उदारवादी पूंजीवाद की तरफ इशारा करता है। तो भारत के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र जो थे वो कौन कौन से थे, हिंदुस्तान मशीन टूल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सार्वजनिक क्षेत्र थे जिसका स्वामित्व सरकार के हाथों में था और नियंत्रण व्यवस्था भी सरकार के हाथों में थी। तो भारत के सामने ये सोचा गया कि भारत के विद्वानों ने ये सोचा कि दोनों की विशेषताएं हमने देख ली, तो भारत के अंदर किस तरह के मॉडल को अपनाया जाए जिससे कि भारत का विकास जल्दी से और अच्छी तरह से हो सके। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसमें सार्वजनिक निजी दोनों के गुणों का समावेश था। उसके अंदर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था भी थी और समाजवादी व्यवस्था के गुण भी थे। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं की सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा, कि किसी निजी व्यक्ति का नहीं होगा। इसका जो जिम्मा होगा किसका होगा, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, भारत की सरकार होगी। जो भी भावी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी सरकार के अंदर होगा, वो इस चीज़ को देखेगा, गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ प्लानिंग करेगा, नियोजन करेगा। तो ये हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले इस बात पर भी मतभेद हो गया कि पहले किसको प्राथमिकता दी जाए, कृषि को दी जाए या उद्योग को दी जाए। तो इसी के चलते कुछ उद्योगपतियों ने 1944 में एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। ठीक है बच्चों, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था, ये भी एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है। बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान है कि उद्योगपतियों के एक समूह ने 1944 में एक प्रस्ताव चलाया, एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें नियोजित अर्थव्यवस्था की हमारे उद्योगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए प्लानिंग की जाए, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की क्या मंशा थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ठीक है, लेकिन भारतीय सरकार ने क्या किया, सबसे पहले कृषि के लिए प्लानिंग की। वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इन प्लानिंग का नाम भी दिया गया, ये प्लानिंग जो थी 5-5 सालों के लिए दी गई, जिसका नाम पंचवर्षीय योजना कहा गया। ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो अब देख लेते हैं इस प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग बनाया गया। तो इस योजना आयोग की स्थापना जो थी मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई और जिसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री, जो भी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री थे वो इसके अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया 1 जनवरी 2015 के बाद, और जिसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। ये हम नीति आयोग और आपके योजना आयोग हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके डिटेल में इस सेशन के अंदर, इस 2020-21 के अंदर पूरा डिटेल में टॉपिक है। और जो ये हमने अभी बातें बताई ये आपको कोरिलेट करने के लिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये जो प्लानिंग जो आएंगी आपकी, योजना आयोग जो आएंगे, इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ आया होगा।
थैंक यू।